हे गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग होल इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और होल इफेक्ट को हमने एक्सप्लेन किया था, उसका डेफिनेशन और उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो हमने डिस्कस किया था। अभी इसका डेरिवेशन बात करेंगे और एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या था वो हम लोगों ने पहले बता दिया था। लेकिन मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, होल इफेक्ट का एक्चुअल में सेंस क्या था। तो हमने ये बोला था कि अगर एक तरफ से हम लोग किसी कोई कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, विद्युत चालन हो सके एक ऐसा प्लेट ले लिया, जनरली धातु का, मेटल का या उपधातु का, ऐसा किसी का भी ले लो। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से करंट फ्लो करवाया और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया हमने। तो हमने देखा कि उसके अंदर इन दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तीसरी डायरेक्शन में एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, एक नया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस इफेक्ट को हम लोग होल इफेक्ट बोलते हैं, होल प्रभाव। ठीक है, और हम लोगों ने ये इस तरीके से सारा सेटअप किया था, इसको डिस्कस किया था। इसी में हम लोग कुछ बातें लिख रहे थे कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, बाहर से बैटरी लगाएगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होंगे चलना। इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, और चुंबकीय बल लगने की वजह से वो एक तरफ एक प्लेट पे आ जाते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसकी वजह से एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव आ गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम लोग बोलते हैं होल क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, होल विद्युत क्षेत्र, होल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये जनरेट हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया नया, एक मैग्नेटिक फोर्स। तो एक तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक तो चुंबकीय बल लगेगा और एक ये होल जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी वजह से यहाँ पर क्या होंगे, दो बल काम करेंगे। जैसे मैग्नेटिक फोर्स तो काम कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, चुंबकीय बल, और नीचे की तरफ काम करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। तो ये दोनों फोर्स आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएंगे, ये बैलेंस हो जाएंगे, मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। चुंबकीय बल और विद्युत बल वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और बैलेंस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे। मतलब वहां पर इस वाई डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल और विद्युत बल दोनों बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, टोटल फोर्स जीरो आ जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी के अंदर। देखो ये मैंने बनाया ना, ये चीजें आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजें नहीं भी बनाओ तो भी इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। गतिशील इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल एवं विद्युत बल इस प्रकार से संतुलित होते हैं कि कुल बल शून्य हो जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, balances each other in such a way that net force is zero on the electron. Net force is zero on the नेट फोर्स जीरो हो जाता है और बैलेंस सिचुएशन चली जाती है। देखिए अब देखो, अब टोटल फोर्स की बात करते हैं। F, तो F जो टोटल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स होल क्षेत्र के कारण, होल विद्युत क्षेत्र के कारण बल प्लस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, फोर्स ड्यू टू हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दोनों। तो जो नेट फोर्स आएगा F वेक्टर दैट इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक फोर्स
इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है होल विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है, होल विद्युत क्षेत्र के कारण, प्लस एफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा है। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। विद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल लगता है कोई भी आवेश पे, विद्युत क्षेत्र की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो होता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ऐसा होता है। और E जो है वो होल इफेक्ट की वजह से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको EH बोल देता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दो। FB मैग्नेटिक फील्ड है ये, चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल जो होता है लोरेंज वाले से देखा होगा हमने, Q V क्रॉस B वेक्टर, ऐसा होता है। 3, 2 और 3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, तो समीकरण नंबर 2, 3 से 1 में मान रखने पर समीकरण 1, 2, 3 से बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से देखो F वेक्टर क्या मिला अपने को, FH का वैल्यू मिला QEH प्लस QV क्रॉस B वेक्टर। क्लियर? पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। F वेक्टर ये जो है QEH प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, अब एक चीज नोट करना, ये जो फोर्स है हम लोग कौन सा फोर्स कैलकुलेट करें, नेट फोर्स कैलकुलेट करें, परिणामी बल। ये एक्चुअल में क्या है, नेट फोर्स है, ये नेट बल है, परिणामी बल है। और हमने बोला कि नेट बल, नेट फोर्स जो है वो क्या है, 0 आएगा, परिणामी बल 0 है इसके ऊपर, तो पर इसको तो हमने टोटल कर दिया, नेट फोर्स 0 आएगा। सिंस F नेट इज इक्वल्स टू 0 है, बैलेंस जब हो गया तब 0 आ जाएगा, तो 0 है तो ये आ गया QEH प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू 0। ये Q तो उधर चला गया 0 में, तो क्या बचा, ये अपने को ये मिला EH वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए EH तो है, EH जो भी है होल, इसमें देखिए V और D, V तो क्या इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं, VD लिख देता हूँ इसको। दूसरा B है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि Z डायरेक्शन में लगा रखा हमने, Z डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में एंगल होता तो साइन 90 डिग्री, ऐसे साइन थीटा ऐसे आता है ना, अरे VB साइन थीटा ऐसे आता है, लेकिन V और B तो परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो धारा की उसमें है, और मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, दोनों लगाए इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री आ जाएगा एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 0 है। तो EH इक्वल टू VD BZ, तो साइन 90 हो गया 1, तो इक्वल टू 0, सॉरी ये हो गया माइनस, सॉरी माइनस क्या प्लस, ऐसा है ना। तो यहाँ से जो EH मिला, EH वो मिला माइनस VD BZ मिला, तो ये, लेकिन हम लोग जनरली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, जनरली हम लोग परिमाण की बात करते हैं मैग्नीट्यूड में, मतलब ये नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहे, नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को शो करेगा यहाँ पे। EH VD BZ के बराबर ले लेते हैं हम लोग, सिंपली अगर बात करें तो। ठीक है, या एक तरीके से मैं ऐसे बात करूँ तो इसकी देखो ऐसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी थी और यहाँ पर भी कुछ n कैप आता, वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन था, तो यहाँ पर भी कुछ n कैप आता, आप चाहो तो यहाँ पे n कैप लिख सकते हो। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन फाइनली हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल मैग्नीट्यूड की, तो EH जो है VD BZ, होल क्षेत्र बोलते हैं इसको, होल क्षेत्र का परिमाण आ गया, ये होल क्षेत्र है, होल इफेक्ट है, होल फील्ड है, ये होल क्षेत्र, होल विद्युत क्षेत्र है वैसे तो ये, पर होल क्षेत्र ही बोल देते हैं इसको, होल फील्ड, ये है होल क्षेत्र का परिमाण, होल क्षेत्र का परिमाण
मैग्नीट्यूड ऑफ हॉल फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉल फील्ड, ठीक है, हॉल फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये मिला। इसको इक्वेशन नंबर कुछ करना चाहो तो लिखना चाहो तो लिख दो। कहाँ तक हो गया था? इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया था। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4 मिल गया अपने को। आगे चले हम लोग। आगे देखिए हम लोग क्या जानते हैं, और क्या जानते हैं हम लोग, और एक चीज़ जानते हैं कि देखो धारा होती है, धारा घनत्व होता है। तो धारा, देखो धारा है, धारा करंट, करंट जो है एक्स डायरेक्शन में तो आई एक्स है ना। करंट क्या होता है? करंट होता है एन क्यू ई वी डी, एन ई ए वी डी होता है, एन ई ए एन ऐसा होता है, एन क्यू ए वी डी, ये करंट का वैल्यू होता है धारा। और जो एरिया है, ये पहले हम लोग यूनिट नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। जो करंट कौन सा था, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वाला, जो विद्युत गुणधर्म के जो चैप्टर था वो, उसके अंदर हमने यूनिट नंबर 3 में ये डिस्कस किया था कि आई एक्स एन क्यू ए वी डी के बराबर होता है। वी डी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, अपवाह धारा होता है। ए क्या होता है? एरिया होता है। ये एरिया कौन सा एरिया है यहाँ पे? एरिया ये एरिया है, देखो यहाँ पे ये एरिया, ये वाला जिसमें धारा फ्लो हो रही है, उस वो जो समतल है, वो जो तल है जिसके परपेंडिकुलर फ्लो हो रही है वो, तो ये एरिया जो है बी इंटू टी है। ये एरिया जो है इसका क्षेत्रफल है बी इंटू टी, क्षेत्रफल है ये, एरिया है, और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है बी इंटू टी, ठीक है। वी डी क्या है? अपवाह धारा है, अपवाह धारा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आई एक्स अपॉन ए, पर यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित होती है, उसको बोलते हैं धारा घनत्व है। ये है धारा घनत्व, है करंट डेंसिटी। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भैया, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी है ये, इसको जे एक्स लिखते हैं, एक्स डायरेक्शन में तो जे से लिखते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में तो जे एक्स हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या है? आई एक्स ए का वैल्यू है हम लोग बी टी, बी इंटू टी ऐसे लिख सकते हैं। तो एक सेकेंड, तो जे एक्स जो आया है वो क्या आ गया? आई एक्स अपॉन बी टी, ये आया है। तो एरिया आ गया, एरिया से डिवाइड कर दो इसको, तो करंट देखो, करंट क्या है? ये है, तो एरिया से डिवाइड करना, एन क्यू वी डी आ जाएगा, एन क्यू वी डी, जे एक्स का वैल्यू, और जे एक्स का वैल्यू क्या आ गया? एन क्यू वी डी। तो यहाँ से हमारे को जो वी डी मिला है, वी डी क्या मिला है? वी डी मिला है जे एक्स अपॉन एन क्यू। इसको इक्वेशन नंबर कर दो 5। तो देखो वी डी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखो, वी डी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो वी डी का वैल्यू जे एक्स अपॉन एन क्यू जो भी आएगा समीकरण नंबर 4-5 से, बाय इक्वेशन 4 एंड 5, बाय इक्वेशन 4 एंड 5। यहाँ जो था ई एच इक्वल टू वी डी बी जेड, ई एच इक्वल टू वी डी ये आ गया इंटू बी जेड। तो देखो ये जो आया है ई एच अपॉन ये है जे एक्स, बी जेड को इधर नीचे ले आया और वो बच गया एन क्यू। ये जो टर्म है ना, ये बड़ा कमाल का टर्म है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या कांस्टेंट के बराबर आ गया? कांस्टेंट तो नहीं, पर पर्टिकुलर सिचुएशन में कांस्टेंट मिल जाएगा। ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, पर ये जो भी है इसको बोल देते हैं हम लोग आर एच, 1 अपॉन एन क्यू। ये जो आर एच है इसको बोलते हैं होल कोफिशिएंट, होल गुणांक। ये है जो मेन फंडा है, ये आर एच है, होल गुणांक है, ये होल गुणांक है, ये आर एच होल कोफिशिएंट। इसको
इसको लिखते हैं हम लोग आर एच से, और आर एच क्या आया है, इसको किसके इक्वल माना, ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड, और जो कि 1/n³ के इक्वल आ गया, 1/n³ के इक्वल आया है ये आ गया होल गुणांक, होल कोफिशिएंट मिला। ये कैलकुलेट करना था। देखो यूनिट नंबर 3 में भी पूछा गया है ये सेम क्वेश्चन, ये सेम डेरिवेशन यूनिट नंबर 3 में भी पूछा गया है, यूनिट नंबर 2 में 2 बार पूछा गया है। जब यूनिट नंबर 3 में पूछा गया है तो वहां पे क्या बोला गया, वहां पे ये बोला गया कि होल इफेक्ट क्या है, व्हाट इज होल इफेक्ट, और ये प्रूव करो कि होल गुणांक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। प्रूव दैट होल कोफिशिएंट डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड। आर एच मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। फाइनली जो अपने को होल गुणांक मिला वो है ये, अतः आर एच जो मिला वो मिला 1/n³, ये मिला। ये n पे डिपेंड करता है और q पे डिपेंड करता है। आर एच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n और आर एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/q। क्या ये चुंबकीय क्षेत्र पे भी डिपेंड कर रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, कि नहीं कर रहा। तो उसमें यही पूछा गया कि प्रूव करो कि मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां तक कैलकुलेट करके लास्ट में लिख देना, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये n और q पे डिपेंड कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये n और q पे डिपेंड कर रहा। ये हो गया। बाकी वो क्वेश्चन आता तो वहां तक यहाँ तक कर देते, और अगर अभी हम लोग और भी चीजें करेंगे इसके साथ में। ये रिजल्ट आ गया अपने पास में, है ना। अब देखो इससे जो कंक्लूजन मिलेगा, या जो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, इसके अनुप्रयोग भी बोलते हैं, उसके एप्लीकेशन भी बोलते हैं, या इससे हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं वो बात करते हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ हॉल कोफिशिएंट या हॉल इफेक्ट, हॉल प्रभाव के अनुप्रयोग, मतलब इस फॉर्मूले से या इस पूरे इफेक्ट से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या क्या पता कर सकते हैं। हॉल प्रभाव के अनुप्रयोग, हॉल प्रभाव के अनुप्रयोग। पहला तो ये है कि अगर आर एच का वैल्यू नेगेटिव मिलता है, आर एच जैसे मेजर किया हमने किसी भी मटेरियल के एक्सपेरिमेंटली, और आर एच नेगेटिव मिला, नेगेटिव मिलने का मतलब है क्यू नेगेटिव है, क्योंकि एन तो नेगेटिव हो नहीं सकता। एन क्या है, एन तो है नंबर है, संख्या है, आवेश वाहकों का घनत्व है, जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है वो है कि जैसे होल का घनत्व कितना है या इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कितना है, होल डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने होल है, एकांक आयतन में कितने होलों की संख्या है या कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो चीज़ है ये। तो ये तो संख्या है, नंबर, ये नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। Q जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, अगर Q नेगेटिव है तो RH नेगेटिव, Q पॉजिटिव है तो RH पॉजिटिव। इसका मतलब है कि RH का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आता है, उसमें हम ये पता कर सकते हैं कि जो अपना मटेरियल है उसके अंदर होल है या इलेक्ट्रॉन है, मतलब आवेश वाहक कैसा है, उसमें जो चार्ज कैरियर है वो किस टाइप का है वो पता कर सकते हैं। तो जैसे सेमीकंडक्टर लगाया तो सेमीकंडक्टर में मान लो कि RH का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि RH पॉजिटिव आया, इसका मतलब उसमें कोई धनावेश है, धनावेश की गति के कारण सारी धारा वगैरह प्रवाहित हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर होल होता है। वहाँ से पता चला था कि अच्छा होल की भी कुछ चीज़ होती है, यहाँ से होल पता चला था। एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन है ये एक तरीके से। या नेगेटिव मिलता तो ये पता चल जाता है कि नेगेटिव है। तो जो मेटल धातुएं हैं, मेटल्स, उनमें तो नेगेटिव आता है RH मोस्ट ऑफ, तो वहाँ से ये पता चलता है कि अच्छा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, N टाइप है या P टाइप है, उसके बेसिस, उसके हिसाब से अलग अलग आ सकता है। तो एक तो ये चीज़ पता चलती है, पहली चीज़ तो सिंस RH is equal to 1/Q, if Q is negative, RH is, सॉरी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, उल्टा लिख देता हूँ उसको। if RH is negative, इसका मतलब है कि Q नेगेटिव है, Q नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है वहां पे, मतलब Q नेगेटिव मतलब Q इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
और इफ आर एच पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो क्यू इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा? जब क्यू पॉजिटिव, और क्यू पॉजिटिव का मतलब है क्यू क्या है? तो यहां से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और यहां से क्या होता है? होल का पता चलता है कि यहाँ पे क्या है? होल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो ये एप्लीकेशन में, और ये छाप लो, जो भी है पोज करके ये छाप लो, और इसके बाद में लिखना है, इसके बाद में लिखना आर एच का मान, आर एच के मान के धनात्मक व ऋणात्मक, आर एच के मान के धनात्मक व ऋणात्मक होने से आवेश वाहक की प्रकृति का पता चलता है, होने से आवेश वाहक की प्रकृति का पता चलता है। We can get the nature of charge carrier, we can get the nature of charge carrier on the basis of, we can get the nature of charge carrier on the basis of sign of hole coefficient, on the basis of sign of hole coefficient। कि इसका साइन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब होल होगा, उसके अंदर चार्ज कैरियर आवेशवाहक कौन होगा? होल होगा या इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर किसी में दोनों है तो उसमें जो मेजोरिटी में होगा उसका इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, दूसरा आर एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब हुआ कि अगर आवेश घनत्व बढ़ाएंगे, हो क्या बोलते हैं उसको, चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो आर एच का वैल्यू कम होगा। तो लिखो आवेश घनत्व में वृद्धि होने पर, आवेश घनत्व में वृद्धि होने पर, आवेश घनत्व में वृद्धि होने पर होल गुणांक के मान में कमी होती है। आवेश घनत्व में वृद्धि होने पर होल गुणांक के मान में कमी होती है। as charge density increases, as charge density increases, as charge density increases, hole coefficient decreases, as charge density increases, hole density decreases। ठीक है, दो हो गए। थर्ड, मोबिलिटी के बारे में बात करते, गतिशीलता। देखो गतिशीलता लिखो, इसकी सहायता से गतिशीलता का मान ज्ञात कर सकते हैं, इसकी सहायता से गतिशीलता का मान ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोबिलिटी, इसकी सहायता से गतिशीलता का मान ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ मोबिलिटी, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ मोबिलिटी बाय द हेल्प ऑफ इट, बाय द हेल्प ऑफ इट। देखो कैसे, देखो कैसे, जे जो होता है वो म्यू ई होता है। ये हमने पढ़ा है ऐसा कि अगर जैसे मान लो इधर से हम लोगों ने बैटरी लगाई थी ऐसे, ये बाहर से बैटरी लगाई थी, तो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, बाहर वाला, ये जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था उसकी वजह से Jx धारा उत्पन्न हो रही थी। Jx धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी Jx था, और इसकी वजह से बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था वो Ex था, तो ये Ex, तो ये मोबिलिटी होता है, गतिशीलता Jx अपॉन Ex होता है, ये गतिशीलता होता है, ये गतिशीलता है, ये मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी। अब इसको देखो हम लोग 2-3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं मोबिलिटी को। हमने एक इसको कुछ इक्वेशन नंबर लिख दो, जो भी है अभी देखेंगे। एक तो देखो Jx का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अपने पास है मोबिलिटी, ठीक किया है क्या? एक सेकेंड, Jx म्यू Vd होता है, ये म्यू Vd होता है, Ex नहीं होता, सॉरी, ये म्यू Vd होता है आई थिंक, ये म्यू Jx सिग्मा इक्वल्स टू म्यू ई होता है। हाँ, ये J Vd होता है, ये J Vd होता है, तो म्यू क्या हो गया? Vd हो गया, ये आ गया ऐसे, है ना। तो Vd का वैल्यू लिखे अगर हम लोग यहाँ से, तो म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। Vd का वैल्यू देखो क्या होता है,
वी डी का वैल्यू दो हमने कैलकुलेट किया, एक तो वी डी का वैल्यू जे एक्स अपॉन एन क्यू, एक वी डी का वैल्यू यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से ई एच अपॉन बी जेड इक्वेशन नंबर 4 से, तो ई एच अपॉन बी जेड मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 से, बाय इक्वेशन नंबर 4 समीकरण 4 से, समीकरण 4 से ई एच इक्वल्स टू बी जेड वी डी है, तो वी डी क्या आ गया ई एच बी जेड, ठीक है। इसको इक्वेशन ए कर दो, इसको बी कर दो, समीकरण ए एंड बी से बाय इक्वेशन ए एंड बी, इससे क्या मिल रहा है देखो, म्यू इक्वल्स टू जे एक्स का वैल्यू जे एक्स और वी डी का वैल्यू है ई एच बी जेड, ये है, क्लियर है। तो ये भी एक फॉर्मूला मिल गया अपने को इसका। और हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं शायद, एक सेकंड, गड़बड़ नहीं कर रहे हैं हम लोगों ने। एक तो वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जे एक्स बी जेड अपॉन ई एच, एक तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, एक और वैल्यू सही है जो भी है किया मैंने, ठीक है। एक हम लोग वी डी का वैल्यू जे एक्स अपॉन एन क्यू, जे एक्स अपॉन एन क्यू अगर मैं लिखूं वी डी का वैल्यू जे एक्स अपॉन एन क्यू, एक सेकंड कुछ गड़बड़ किया है कि मैंने, एक सेकंड रुकिए भैया। मैंने गड़बड़ किया है। ये फॉर्मूला जो होता है वो ऐसे होता है, ई एक्स होता है यहाँ पे, जे एक्स की जगह क्या होता है ई एक्स, ये है ई एक्स, तो ई एक्स है ये, और ये ई एक्स आएगा तो यहाँ से अपने को वी डी का वैल्यू जब रखूँगा, ये वी डी का वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो क्या मिलेगा, ये अपने को मिलेगा, देखो ये मिलने वाला है क्या, ई एक्स वी डी का जो वैल्यू है वो है ई एच बी जेड ऊपर चला गया, ठीक है, ई जेड, और ये जो मिला, और फाइनली ये ई एक्स अपॉन ई एच को एक कोफिशिएंट से लिखते हैं हम लोग किस तरीके से, बी डी का वैल्यू रखा हमने ई एच बी जेड। तो टाइम कितना बचा है, टाइम तो बचा है ना, हाँ 2 मिनट बचे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा ना मैं, एक सेकंड, हम कुछ गलत नहीं लिखना चाहते, म्यू का वैल्यू वी डी अपॉन ई एक्स, सॉरी गड़बड़ ये किया है ना मैंने, म्यू का वैल्यू ई वी डी अपॉन ई एक्स, ये उल्टा लिख दिया मैंने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला गलत गड़बड़ किया मैंने, एक सेकंड सॉरी, ये देखो हमारा जो वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो होता है म्यू ई, ऐसे होता है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई एक्स ऐसे होता है। अगर मैं यहाँ से म्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो आता है वी डी अपॉन ई एक्स, ये होता है करेक्ट फॉर्मूला ये। अरे वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग ऐसे बोलते थे कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, फिर हम लोग इसको हटाने के लिए एक म्यू ई एक कोफिशिएंट लेते थे, म्यू जिसको मोबिलिटी बोलते थे, गतिशीलता, ये इस तरीके से फॉर्मूला आता था। यूनिट नंबर 3 में किया हमने। अब देखो यहाँ से वी डी का वैल्यू पुट करेंगे तो वी डी का वैल्यू आएगा ई एच अपॉन बी जेड, ई एच अपॉन बी जेड, ये जो है ई एच, वी डी का वैल्यू ई एच अपॉन बी जेड, ई एच अपॉन बी जेड, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये ई एच अपॉन ई एक्स है ना, इसको एक नया टर्म बोलते हैं, ये जो ई एच अपॉन ई एक्स है इसको बोलते हैं, फाई से लिखते हैं, इसको बोलते हैं होल एंगल, होल कोण, होल एंगल, होल एंगल। तो ये आ जाता है म्यू इक्वल टू फाई बी जेड। तो देखो म्यू के दो फॉर्मूले आ गए, एक तो फाई की टर्म्स में
और एक म्यू का फॉर्मूला हम लोग इस टर्म